वेलकम टू DU की पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। तो आज इस वीडियो के अंदर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी वैल्यू एडिशन कोर्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। A to Z यार इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर करी जाएंगी, यानी कि डिटेल्ड में आपका जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ाएंगे और जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं उन सभी को भी हम देख रहे होंगे वीडियो की लास्ट में। ठीक है, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हमारे सिलेबस के अंदर क्या है। पहले जो हमारा सेकंड यूनिट है यार उसका नाम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ यानी संवैधानिक मूल्य। ये जो चैप्टर है हमारा इसके अंदर हमको जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ उनको पढ़ना है, जो कि हमारा सबसे पहले है जस्टिस के ऊपर पढ़ना है। 3 टाइप्स की जो जस्टिस मेंशन करी गई हैं हमारे प्रीएम्बल के अंदर, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसके बाद है लिबर्टी के अंदर हमारा प्रीएम्बल के अंदर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप मेंशन करा गया है। इसके बाद इक्वालिटी के अंदर हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज, ये 2 चीज़ें आती हैं। उसके बाद है हमारा फ्रैटर्निटी के अंदर हमको डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है हमारा। PDF के अंदर यार आपको लेक्चर एंड नोट्स की भी लिंक एम्बेड कर दी गई है, साथ में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से भी। तो पहला टॉपिक है हमारा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, यानी जो हमारा न्याय है, लिबर्टी यानी जस्टिस और लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता और फ्रैटर्निटी यानी भाईचारा, इन सब का कॉन्सेप्ट क्या रहा है। ठीक है, इन सब के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहा है यानी अवधारणा क्या रही है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे होंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले इसमें हमने मेंशन किया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एनालाइज्ड एज अ सोशल एंड रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट, यानी भारतीय संविधान को एक सामाजिक और क्रांतिकारी दस्तावेज के रूप में विश्लेषण इसका किया जाता है ना। उसके बाद जो फिलॉसफी है यानी दिस फिलॉसफी इज़ बेस्ट मैनिफेस्टेड बाय पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, और इस फिलॉसफी को हमारे पार्ट 3 के अंदर प्रकट किया गया है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पार्ट 3 है ना। उसके बाद है दीज राइट्स आर गारंटी टू इंडिविजुअल अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ मिसयूज ऑफ लॉज बाय द गवर्नमेंट, और ये जो राइट्स हैं ये जो है हमें इंश्योर करते हैं कि हमारे ऊपर गवर्नमेंट किसी भी लॉज का मिसयूज़ नहीं कर सकती है, और ये एक तरीके से लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर, चाहे वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो चाहे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो। ठीक है, उसके बाद अब हमने इन राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा है, इसके 2 इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं। पहला रीज़न ये है कि ये जो राइट्स हैं ये गारंटी है इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स के लिए, और दूसरा रीज़न ये है कि ये राइट्स जो हैं वो जस्टिसिएबल इन नेचर है, यानी अगर इनका वायलेशन होता है किसी भी केस में तो कोई भी इंसान वो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है जस्टिस के लिए, वहाँ पे न्याय मांग सकता है। ठीक है, इफ़ अ लॉ इनैक्टेड दैट रेस्ट्रिक्ट्स फंडामेंटल राइट्स देन इट कैन बी जुडिशियली रिव्यूड बाय द कोर्ट एंड कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। अगर कोई भी ऐसा लॉ लगा दिया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को के खिलाफ है तो वो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, और हम उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसे डिक्लेयर कर सकता है नल एंड वाइड। उसके बाद है इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, जस्टिस और लिबर्टी का, इसके अंदर हमारा प्रीएम्बल का टॉपिक आता है। प्रीएम्बल के अंदर यार ये जो हमारा प्रीएम्बल लिखा हुआ है हमने सेम टू सेम वही यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रीएम्बल के अंदर मेंशन किया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure
टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी हम भारत के लोग जो हैं वो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं हमारी, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है जस्टिस। जस्टिस के अंदर हमारा न्याय है। न्याय जो हमारे 3 प्रकार के न्याय हैं, यानी इन्हीं चीज़ों को हमारे सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, जिन प्रियम्बल के जो 4 मेन वैल्यू, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस यानी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस यानी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप यानी पूजा, विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार और आस्था की स्वतंत्रता। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग ऑल देम फ्रैटर्निटी, assuring द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और भाईचारा को बढ़ावा देना। In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, और इन सब चीज़ों को हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया। डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम अपने आप को ये संविधान यहाँ पे अपनाते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रियम्बल के अंदर मेंशन किया गया है। उसके बाद है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अंदर यार हमने जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सभी को मेंशन किया है। 6 फंडामेंटल राइट्स के अंदर पहली है हमारी राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 to 22 है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये 6 हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन सी किस किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, इन सभी को आप देख सकते हैं, बगल में लिखा हुआ है। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी जो हमारा वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। उसके बाद साइड में आपको यहाँ पे बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारा एक और राइट था पहले, जिसको हम राइट टू प्रॉपर्टी बोलते थे। 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे पहले, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो 7वां फंडामेंटल राइट था, बट हमने इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटा दिया गया, क्योंकि ये जो राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये लैंड रिफॉर्म्स एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में जो है बाधा डाल रहा था, इसलिए हमने इसे हटा दिया। और ये अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। तो ये 6 हो गई हमारी फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद हमारा बैकग्राउंड क्या रहा है इन फंडामेंटल राइट्स का, अगर हम बात करें उसके ऊपर, तो इसमें पहला पॉइंट है द इंस्पिरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया कुड बी ट्रेस्ड टू इंग्लैंड्स बिल ऑफ राइट 1689 एंड द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन 1789। यानी मौलिक जो अधिकार है हमारे, इनकी प्रेरणा जो है वो इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स जो कि 1689 में आया था, और फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट जो कि 1789 में आया था, इनमें देखी जा सकती है फंडामेंटल राइट्स के इंस्पिरेशंस को। उसके बाद सेकंड पॉइंट में है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, जो कि एनी बेसेंट ने ड्राफ्ट किया था 1925 में, इसमें भी 7 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, जिसके अंदर उन्होंने फ्री कंसाइंस, फ्री एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, प्लेस और ऑरिजिन, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात करी थी एनी बेसेंट ने। उसके बाद 1928 में हमारा नेहरू कमीशन था, जो कि मोतीलाल नेहरू हेड कर रहे थे। इन्होंने भी कुछ राइट्स को गारंटी करने की मांग की थी, जिसको उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया था, है ना, ताकि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जा सके। एंड इन 1944 to 45 a सप्रू कमेटी हेडेड बाय तेज बहादुर सप्रू सपोर्टेड द डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स। और जो है सप्रू कमेटी, जो कि हमारे तेज बहादुर सप्रू जी हेड कर रहे थे, इन्होंने भी कुछ फंडामेंटल राइट्स की मांग रखी थी। उसके बाद जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आगे बढ़े, व्हेन इंडिया मूव टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इम्पॉर्टेंट एक आइडिया रखा फंडामेंटल राइट्स का। इस आइडिया को एक इम्पॉर्टेंस दिया गया, और जो फंडामेंटल राइट्स के
की जो कमेटी थी वो हेड कर रहे थे हमारे सरदार पटेल जी, ठीक है। द कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट was headed by Sardar Patel and the some committee of minority rights was headed by आचार्य कृपलानी। और जो सब कमेटी थी मिनॉरिटी राइट्स को लेकर के वो आचार्य कृपलानी जी द्वारा हेड करी जा रही थी। तो ये इसका बैकग्राउंड रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स का कि कहाँ कहाँ से इसकी हिस्ट्री हम ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेचर पे हमें चर्चा करनी, यानी इनकी प्रकृति क्या रही है फंडामेंटल राइट्स की। तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स हमारे आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर well-being, dignity and development of individual and are typically enshrined in the nation's constitution or bill of rights, ठीक है। and the nature of fundamental rights can be understood through the following characteristics। इन characteristics से हम समझ सकते हैं इसके नेचर को। पहली जो है वो है हमारी यूनिवर्सैलिटी की। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है फंडामेंटल राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, मीनिंग they apply to all individuals regardless of their race, gender, nationality, religion and social status। यानी यूनिवर्सैलिटी में अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसको हम सार्वभौमिकता कहते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं हमारे यूनिवर्सल नेचर के, यानी ये सबके ऊपर समान रूप से लागू होते हैं, किसी के जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन और उसके सोशल स्टेटस की परवाह ना करते हुए, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है ये इंश्योर करता है कि हर कोई यानी एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली अंडर द लॉ। कानून के अंदर सबको समान रूप से ट्रीट किया जाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा नेचर को, इसके नेचर पे वो है हमारा लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, यानी सीमाएं और प्रतिबंध। जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा ये एसेंशियल तो है लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए बन गया, एक बारी तो आपसे हटेगा ही नहीं। ये कुछ जो कंडीशंस होती हैं, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस limitations or restrictions may be imposed on these rights to protect the right of others or to maintain public order, national security or public health. However, the limitations must be prescribed by the law, necessary and proportionate to the legitimate aim being pursued। यानी कुछ कंडीशंस के अंदर लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है इन राइट्स के ऊपर, ताकि जो हम पब्लिक ऑर्डर है और नेशनल सिक्योरिटी है इसको मेंटेन कर सकें। जैसे कि हमारा इमरजेंसी के केस में होता है, राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, या जब चुनाव हो रहे होते हैं तो धारा 144 लागू कर दी जाती है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे राइट्स को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है ना। बहुत सारे लोग एक जगह पे खड़े होकर बात नहीं कर सकते। तो ये जो है नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है, लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, लेकिन जो कि हमारा कानून में प्रेडिस्क्राइब्ड है उसके आधार पे, है ना। ऐसे ही नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी लगा दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा जस्टिफाइबिलिटी ऑफ राइट, यानी कि इसमें जो द एनफोर्सिबिलिटी ऑफ राइट अंडर आर्टिकल 32 अलाउज एवरी सिटीजन टू द एबिलिटी टू सीक द हाईएस्ट कोर्ट्स इंटरवेंशन इन द कंट्री टू अपहोल्ड देयर फंडामेंटल राइट्स। यानी इसके अंदर आर्टिकल 32 जो है हमारा वो अलाउ करता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनके अगर उल्लंघन होते हैं तो हम हाईएस्ट कोर्ट जा सकते हैं जस्टिस के लिए, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो उसमें इंटरवेंशंस कर सकता है, ठीक है। ऐसा हमारे आर्टिकल 32 में लिखा गया है। उसके बाद है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव नहीं होगा। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी विच मीन्स दैट दे शुड बी इंजॉयड बाई ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये सभी इंडिविजुअल्स के लिए हैं बिना किसी डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन के। फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्टेट ऑब्लिगेशंस, यानी राज्य का दायित्व, यानी नेशन का दायित्व। इसमें क्या है? स्टेट हैव द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड फुलफिल फंडामेंटल राइट्स, उनको रेस्पेक्ट करना फंडामेंटल राइट्स का और उनको प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। ये जिम्मेदारी है स्टेट की। उसके बाद
दिस मीन्स दैट गवर्नमेंट मस्ट नॉट ओनली रिफ्रेन फ्रॉम वायलेटिंग दीज राइट्स, यानी कि गवर्नमेंट को ना कि सिर्फ इन राइट्स का वायलेशन करने से बचना चाहिए, बट ऑल्सो टेक पॉजिटिव स्टेप्स टू इंश्योर देयर रियलाइजेशन, बल्कि इनको जो है पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको लागू किया जा सके, इनका उल्लंघन ना हो, इनकी प्राप्ति सुनिश्चित हो। एक सकारात्मक कदम इनको उठाना चाहिए गवर्नमेंट को, और इनका वायलेशन करने से बचना चाहिए। ठीक, दिस इंक्लूड्स enacting laws, implementing policies and allocating resources to promote and protect fundamental rights। और इसके अंदर वो जो है पॉलिसीज़ बना सकते हैं और रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी हो गई हमारी जो फंडामेंटल राइट्स के जो इसका जो बैकग्राउंड रहा पूरा, एक लिबर्टी का, जस्टिस का, है ना, इन सब के ऊपर हमने चर्चा कर ली। इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आ रहा है तो देखा हमने कि पार्ट 3 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, तो वहाँ से सारी चीज़ें ये निकल रही हैं जो कि हमारे प्रियम्बल के अंदर भी मेंशन किया गया है, इन चारों वैल्यूज़ को, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ठीक है, तो अब उसके बाद है यार हमारा अगला टॉपिक जस्टिस। जस्टिस के ऊपर हम चर्चा कर रहे होंगे। जस्टिस के अंदर यार हम देखते हैं क्या है, तो जस्टिस इज़ अ फंडामेंटल वैल्यू enshrined in the Indian Constitution which is based on the principle of equality, liberty and fraternity। यानी जस्टिस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल वैल्यू है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि मैंशनड है, और एक इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी के। ठीक है, एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, और हमने 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस की बात की है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विच आर मेंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये प्रीएम्बल में भी मेंशन की गई है विद इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस, और सबके अपने अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले सोशल जस्टिस के बारे में। सोशल जस्टिस के अंदर हमारा जो है वो लिखा हुआ है कि सोशल जस्टिस इज़ कंसर्न विथ प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशंस बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड अदर फैक्टर्स। यानी सोशल जस्टिस जो है वो किससे ताल्लुक़ रखता है, जो है इक्वालिटी यानी समानता को प्रमोट करना, और एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशंस, और डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म करना, किस आधार पे, बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड अदर फैक्टर्स, इन सब के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं उनको ख़त्म करना, ये सामाजिक जस्टिस के अंदर आता है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी को इसके अंदर, यानी छुआछूत जिसे हम बोलते हैं, ये पहले जो चीज़ें होती थी तो छुआछूत के ऊपर हमने रोक लगाई थी। कैसे, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में आया था, जो कि अनटचेबिलिटी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था तब। ठीक है, ये हो गया हमारा सोशल जस्टिस के अंदर 3rd पॉइंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर एंड क्रिएटिंग अ जस्ट एंड ह्यूमेन सोसाइटी, यानी जो संविधान जो है हमारा वो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज बनाने के महत्व को भी स्वीकार करता है। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये हो गया सोशल जस्टिस का पार्ट, यानी समाज में जो है न्याय होना। अगला है हमारा सेकंड जो इसमें जस्टिस के अंदर आता है वो है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय के अंदर इकोनॉमिक जस्टिस इज कंसर्न विद इंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, यानी जो वेल्थ और रिसोर्सेज का, यानी धन और संसाधनों का उचित वितरण होगा, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुनिश्चित किया गया है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स प्रोविजंस टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, एंड टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट आर शेयर्ड बाई ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो बेनिफिट्स होंगी डेवलपमेंट की वो सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को मिल रहा होगा। ठीक है, 3rd पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविजंस
फॉर लैंड रिफॉर्म्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंड रिफॉर्म्स को लेकर भी प्रोविजंस है। एंड द एवोल्यूशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट, और संविधान के अंदर भूमि सुधार के कानून भी हैं और मजदूरी के उन्मूलन के भी कानून हैं, यानी एवोल्यूशन ऑफ बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी जिसको हम बोलते हैं, और श्रमिकों के जो अधिकार हैं वर्कर्स राइट को, इनको भी प्रोटेक्ट करने का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान के अंदर। थर्ड है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनैतिक न्याय। पॉलिटिकल जस्टिस जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है, देखते हैं। पहले पॉइंट के अंदर है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस इज कंसर्न्ड विद इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी राजनीतिक प्रक्रिया जो है यानी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इक्वल पार्टिसिपेशन होगा सबका। और ये कैसे इंश्योर किया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू, बाई इस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, और इसको मेरे आर्टिकल 326 के अंदर मेंशन किया गया है, जिसके तहत सबको राइट टू वोट है, ठीक है, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। And the Constitution guarantees the right to vote, stand for elections, and provides for the establishment of independent institutions such as election commissions and ensure free and fair elections। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर राइट टू वोट गारंटी किया गया है, और हर कोई इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन है। और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन हैं, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको भी इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण का जो है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि सबसे पहले हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट आते हैं, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट आते हैं, फिर उसके नीचे हमारे लोकल गवर्नमेंट आते हैं। तो ये जो पावर का डिवीज़न है ऊपर से लेकर नीचे तक के गवर्नमेंट्स के बीच में, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, मैंने आपको बताया जो तीनों डिवीजन्स हैं। एंड टू इंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा जस्टिस। उसके बाद है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी के अंदर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं लिबर्टी के अंदर क्या है हमारा। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। लिबर्टी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता किन किन चीज़ों की स्वतंत्रता, थॉट यानी विचार की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ यानी विश्वास, फेथ एंड वर्शिप यानी पूजा की स्वतंत्रता। तो इसमें लिबर्टी के अंदर जो है ये इट इज़ अ fundamental value enshrined in the Indian Constitution, and it includes several key components such as freedom of thought, expression, belief, faith and worship। ठीक है। उसके बाद है these liberties are essential to the functioning of a free and democratic society, और ये ज़रूरी हैं ताकि एक जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फ्रीली फंक्शन किया जा सके, एंड enable individuals to explore and form their own worldview, participate in public debate and connect in with their community and traditions। और लोगों को अपना व्यू एक्सप्रेस करने का मौका मिले, पब्लिक डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी कम्युनिटी और ट्रेडिशंस के साथ कनेक्ट कर सकें। इसलिए ये जो लिबर्टी की वैल्यू है हमारी वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें हम अलग अलग देखते हैं सारी चीज़ों को। जैसे हमारा पहला फ्रीडम ऑफ थॉट यानी विचार की आज़ादी, विचार की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता में क्या है कि इट इज़ द राइट टू होल्ड एंड डेवलप वंस ओन बिलीफ, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस विदाउट फियर ऑफ सेंसरशिप एंड प्रोसिक्यूशन, यानी कोई भी अपने आइडियाज़ को, खुद के आइडियाज़ को डेवलप कर सकता है, यानी कोई कुछ भी सोच सकता है बिना डरे, कोई उस पर रोकथाम नहीं लगाई जाएगी, कोई इसका जो उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, ठीक है।
ये है फ्रीडम ऑफ थॉट. इट इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड पर्सनल डेवलपमेंट एज इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर एंड फॉर्म देयर ओन वर्ल्ड व्यू. और ये व्यक्तिगत स्वायत्तता का जो है एक अभिन्न अंग है और विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलू है. ठीक है. एंड इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर एंड फॉर्म देयर ओन वर्ल्ड व्यू. और लोग अपनी सोच के हिसाब से कुछ भी थिंक कर सकते हैं. ठीक. उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता. यानी हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन एंड आइडियाज ओपनली विदाउट फेयर ऑफ पनिशमेंट एंड इज इंश्योर्ड अंडर आर्टिकल 19(1). आर्टिकल 19(1) के अंदर हमें ये इंश्योर किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने एक्सप्रेशन अपनी सोच के अकॉर्डिंग कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस कर सकता है बिना किसी डर के कि उसे कोई पनिशमेंट दी जाएगी या ऐसा कुछ भी नहीं होगा. आर्टिकल 19(1) के अंदर ये चीज़ें इंश्योर की गई हैं. एंड दिस राइट इज़ एसेंशियल to the functioning of democratic society as it enables individual to participate in public debate and hold those in power accountable. और ये जो राइट है ये एसेंशियल पार्ट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के फंक्शन करने के लिए. और ये इंडिविजुअल्स को इनेबल करता है कि हम पब्लिक डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकें और जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक अकाउंटेबल बनी रहे. इसके लिए ये जो राइट है वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद है फ्रीडम ऑफ बिलीफ यानी विश्वास की स्वतंत्रता. फ्रीडम ऑफ बिलीफ इज़ द राइट टू होल्ड एनी रिलीजियस और फिलोसॉफिकल बिलीव्स. यानी हम किसी भी रिलीजियस और फिलोसॉफिकल बिलीव्स में विश्वास कर सकते हैं और टू हैव नो बिलीव्स एट ऑल. और हम चाहें तो किसी भी चीज़ में विश्वास ना करें. And this right is essential to promote religious and cultural diversity and enables individual to explore and develop their own moral and ethical values. और ये जो राइट है ये इंश्योर करता है कि एक रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी में एकता बनी रहे और हर इंडिविजुअल अपने मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ को डेवलप कर सके और एक्सप्लोर कर सके. ठीक है. उसके बाद है फ्रीडम ऑफ फेथ यानी आस्था की स्वतंत्रता. And it is the right to follow any religious and spiritual path and to engage in religious practices and rituals without fear of discrimination. यानी बिना डिस्क्रिमिनेशन के हम किसी भी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर सकते हैं, उसमें इंगेज हो सकते हैं. इट इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड कल्चरल हेरिटेज and enables individuals to connect with their community and tradition. और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पर्सनल आइडेंटिटी को बनाने के लिए और कल्चरल हेरिटेज को भी मेंटेन करने के लिए. और ये इंडिविजुअल्स को अपने कम्युनिटी और ट्रेडिशंस के साथ कनेक्ट करने के लिए भी हेल्प करता है. ये जो राइट है हमारा फ्रीडम ऑफ फेथ जो कि हमारा लिबर्टी का पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रीडम ऑफ वर्शिप यानी पूजा की स्वतंत्रता. इट इज़ द राइट टू प्रैक्टिस वंस रिलीजन फ्रीली. यानी कोई भी अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है बिना किसी रोकथाम के. दिस राइट इज़ एसेंशियल टू प्रमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस एंड हार्मनी एंड इनेबल इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी इन अ मीनिंगफुल वे. और ये जो राइट है ये ज़रूरी है किस लिए? रिलीजियस टॉलरेंस को जो है प्रमोट करने के लिए यानी अपने धर्म को स्वतंत्रता से अभ्यास करने के लिए और एक हार्मनी समाज में बनाने के लिए. एंड इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी. और एक्सप्रेस कर सकता है हर इंडिविजुअल अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशंस को एक जो है मीनिंगफुल तरीके से. ठीक है. अब जो है हमारा रिलीजन्स को लेकर के जो हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं वो हमको कुछ राइट्स दिए गए हैं जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 के बीच में है. ठीक है. अब इसमें जो है हमारा आर्टिकल 25 पहला आर्टिकल 25 डील्स विथ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. आर्टिकल 26 डील्स
in the freedom to manage religious affairs by establishing charity to acquire property of religious purposes। यानी आर्टिकल 26 के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं एक चैरिटी बना करके। जैसे कि हमें किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए किसी भी प्रॉपर्टी का एक्वायर करना हो गया, किसी भी लैंड का एक्विजिशन हो गया, तो हम उसको चैरिटी बना करके आर्टिकल 26 के अंदर अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। एंड आर्टिकल 26 गिव्स फ्रीडम ऑफ नॉट टू पे एनी टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आर्टिकल 27 में ऐसा लिखा गया है। एंड आर्टिकल 28 जो है वो कहता है कि फ्रीडम टू नॉट अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी अगर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है जिसे रिलीजन्स को लेकर के जिसे आप नहीं चाहते, नहीं पसंद करते हैं, तो आप उसे ना माने, ऐसा कोई बाध्य नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 28 के अंदर लिखा गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है हमारे, जो कि 29 से 30 आर्टिकल के बीच में, यानी इसमें कल्चर को प्रोटेक्ट करने की भी बात कही गई है, और जो है एजुकेशनल जो राइट्स हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। तो ये रहा हमारा लिबर्टी का पार्ट, यानी आज़ादी जो दी गई है, यानी स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है हमारे संविधान के अंदर, वो हमने पढ़ा अभी। यानी लिबर्टी ऑफ जो चीज़ें थी यहाँ पे, फेथ, बिलीफ, वर्शिप एंड थॉट, इन सबको हमने डिटेल में कवर किया। तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इक्वालिटी, यानी समानता। Equality is a fundamental value enshrined in the Indian Constitution and is a cornerstone of a democratic system. The Constitution guarantees the right to equality to all citizens and encompasses several key components, including the principle of equality before the law and equal protection of laws. जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसके अंदर इक्वालिटी की बात की गई है, जो समानता है, और ये सभी सिटीजन्स के लिए है। और इसके अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो हमें 2 चीज़ें इसमें अंदर कवर करनी है। वो पहला इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता। इसके अंदर जो है कानून के नज़रों में सभी लोग बराबर हैं, ऐसा मेंशन किया गया है। The principle of equality before the law is enshrined in the Article 14 of the Constitution. Equality before the law का जो प्रिंसिपल है, ये हमारा आर्टिकल 14 के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इसका मतलब होता है कि means that all individual regardless of their social, economy and political status are subject to the same laws and legal procedures। यानी हर इंडिविजुअल बिना उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति देखे हुए सबके ऊपर सेम लॉज और कानून और लीगल प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब है। ठीक। एवरी पर्सन वट एवर इज पोजीशन और रैंक में भी, चाहे उसकी पोजीशन और रैंक कुछ भी क्यों ना हो, शुड बी सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज एंड प्रोसीजर्स एज एवरीवन एल्स इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। न्यायालय के अंदर सबके ऊपर समान रूप से कानून लागू होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज एसेंशियल टू प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड प्रमोटिंग इंडिविजुअल राइट्स, है ना। तो सोशल जस्टिस और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट पिलर के रूप में है। उसके बाद इसके अंदर सेकंड पार्ट हमारा इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज। इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज के अंदर है हमारा कि it means that law is applied to everyone including framers and administration without discrimination। यानी बनाने वाले और जो शासन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके ऊपर भी सेम लॉ लगता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। लॉ एस्टेब्लिश इन द कोर्ट ऑफ लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड थ्रू आउट द लैंड विद नो एक्सेप्शंस। यानी जो कि कानून के अदालत के अंदर, यानी कोर्ट में जिस लॉ को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, वो ज़मीन पे सबके लिए समान रूप से लागू होगा बिना किसी एक्सेप्शन के। एंड एवरी ऑफिशियल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन टू द कांस्टेबल और अ कलेक्टर ऑफ टैक्स
is under the same responsibility for every act done without legal jurisdiction as any other citizen। यानी प्राइम मिनिस्टर से लेके कांस्टेबल और कलेक्टर तक सबको जो है सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सेम एक्ट और लॉज एंड लीगल जोरिस्डिक्शन के अंदर ट्रीट किया जाएगा जितना कि एक सामान्य नागरिक के लिए होता है। ठीक। एंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज इज enshrined in आर्टिकल 14 which guarantees equality before law and equal protection of laws। और ये दोनों ही पार्ट जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ जिनको भी हमने ऊपर पढ़ा है एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज यानी ये वाला, ये दोनों ही चीज़ें आर्टिकल 14 के अंदर मेंशन करी गई हैं। ठीक। तो ये था हमारा इक्वालिटी का पार्ट जिसके अंदर हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज को पढ़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। अब अगला टॉपिक है हमारा फ्रैटर्निटी यानी भाईचारा। इसके अंदर है हमारी डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यानी डिग्निटी यानी गरिमा, यूनिटी यानी एकता एंड इंटीग्रिटी यानी अखंडता। ठीक है। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैटर्निटी which emphasizes the importance of dignity, unity and integrity। यानी जो ये भाईचारा का कॉन्सेप्ट है हमारा एंड विच emphasizes the importance of dignity, unity and integrity, जो कि एकता अखंडता के महत्व पर जोर देता है। इस डीपली रूटेड इन द इंडियन कल्चर, या भारतीय कल्चर में एक तरीके से नागरिकों के बीच अपनेपन की भावना जो है वो गहराई से निहित है। एंड दीज प्रिंसिपल्स आर एसेंशियल टू प्रमोटिंग सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी के प्रमोट करने के लिए प्रिंसिपल ज़रूरी है, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग सिटीजन्स। ठीक। बाय प्रमोटिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, fraternity has helped India to overcome the challenges posed by its diverse population and maintain its unique identity as a vibrant pluralist democracy। यानी कि जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट, टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करके जो फ्रैटर्निटी की वैल्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये हेल्प करती है इंडिया को हमारे डाइवर्स पॉपुलेशन के अंदर जो चैलेंजेस हैं उससे ओवरकम करने में। ठीक। ये हो गया हमारा भाईचारा का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आगे बढ़ते हैं हम। जो डिग्निटी है, डिग्निटी के अंदर क्या है? डिग्निटी रिफर्स टू द इनहेरेंट वर्थ एंड रेस्पेक्ट दैट एवरी इंडिविजुअल डिजर्व्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड जेंडर। यानी गरिमा, डिग्निटी यानी गरिमा। गरिमा का तात्पर्य जो है वो निहित मूल्यों और सम्मान से है, यानी रिस्पेक्ट जो कि हर इंडिविजुअल डिजर्व करता है रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर हमारी राइट टू डिग्निटी गारंटी की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को जो है वंचित नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। जो लॉज के अंदर हमारे प्रोसीजर्स लिखे गए हैं उसको छोड़ करके। ठीक है। दिस राइट टू डिग्निटी इज़ फर्दर रीइंफोर्स्ड बाय वेरियस लॉज। और इसको राइट टू डिग्निटी को आगे बहुत सारे लॉज के थ्रू रीइंफोर्स किया गया है और पॉलिसीज़ के थ्रू, जो कि हमारा सोशल जस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करने को लिए प्रमोट करती हैं। जैसे कि हमारा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जिनको हम बोलते हैं, 1989 का जो एक्ट है, ये हमारा डिग्निटी को प्रमोट करता है।
एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये भी हमारा डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, बाय फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट among citizens, fraternity helps to uphold the dignity of every individual, यानी भाईचारा और सम्मान, आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देते हुए ये जो हमारी फ्रेटर्निटी की वैल्यू है, ये डिग्निटी इंडिविजुअल की बनाए रखती है, यानी इंडिविजुअल की गरिमा को बनाए रखती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा यूनिटी, यानी एकता। ठीक है, इंडियाज यूनिटी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया की जो यूनिटी है इसको हम ऑफन डिस्क्राइब करते हैं कैसे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोल के, है ना, ऐसा ही तो बोलते हैं हम इंडिया को। which signifies the harmonious coexistence of various cultures, religions and languages within the country, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे विविध प्रकार के जो कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, लैंग्वेज हैं, वो एक साथ आराम से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस आर सेलिब्रेटेड विद इक्वल फर्वर बाय पीपल ऑफ ऑल फेथ, reflecting the spirit of fraternity that binds the nation together, यानी दिवाली, ईद, क्रिसमस सभी धर्मों के लोगों के द्वारा एक समान उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जो कि एक भाईचारे की भावना को दर्शाता है, यानी फ्रेटर्निटी की भावना को दर्शाता है, यूनिटी को दर्शाता है। ठीक है, moreover the Indian government has taken several initiatives to promote नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एंड नेशनल यूथ फेस्टिवल। ये दो चीज़ें हैं जो कि एक सेंस ऑफ यूनिटी को प्रमोट करती हैं एंड ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन्स। ठीक, ये हो गई हमारी यूनिटी। अब अगला टॉपिक है हमारा इंटीग्रिटी, यानी अखंडता। Integrity refers to the principle of honesty, transparency and accountability in public life, यानी इंटीग्रिटी का अर्थ है कि ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही का सिद्धांत। एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेशन, और ये एक नेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इट्स सिग्निफाइज द कमिटमेंट टू अपहोल्ड इट्स सोवरेनिटी एंड टेरिटरियल इंटीग्रिटी। एक राष्ट्र के संदर्भ में अगर बात करें तो ये उसकी संप्रभुता यानी सोवरेनिटी एंड टेरिटरियल इंटीग्रिटी और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है, कमिटमेंट को दर्शाता है। ठीक है, फ्रैटर्निटी कंट्रीब्यूट्स टू द इंडियाज इंटीग्रिटी बाय फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड लॉयलिटी अमंग इट्स सिटीजन, यानी भाईचारा, अपने नागरिकों के बीच देशभक्ति और वफादारी की भावना जो है उसको बढ़ावा देकर भारत की अखंडता में योगदान देता है। यानी फ्रैटर्निटी जो है भाईचारा कंट्रीब्यूट्स टू द इंडियाज इंटीग्रिटी बाय फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, वो जो है एक देशभक्ति की भावना को बढ़ा करके और वफादारी की भावना को बढ़ा करके अखंडता में योगदान देता है। Furthermore, the Indian government has taken various measures to strengthen national integrity. नेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं सरकार ने, सच एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, NRC को इम्प्लीमेंट किया गया है, एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और आर्टिकल 370 को भी हटाया गया है, जिसके तहत हमने जम्मू कश्मीर को इंडियन यूनियन में शामिल किया गया है, और इससे भी हमारी इंटीग्रिटी का एम जो है वो शो होता है। ठीक है, तो यहीं पे यार ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है इंटीग्रिटी। अब इसके आगे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो जो हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी थी ये हमने अपने फ्रैटर्निटी के अंदर पढ़ी, जो कि हमारे भाईचारे के सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, अब जो है हमारा टॉप चैप्टर यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। सारी चीज़ें आराम से समझ में आए, आई होप आपको सब समझ में आया ही होगा।
नोट्स आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अब यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, यानी जो हमारे पूछे गए हैं क्वेश्चंस। वो जैसा है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा इक्वालिटी पे सवाल आया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ पे सवाल आया है अंडर आर्टिकल 14। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा ही दी ऊपर से। नोट्स का पूरा पॉइंट सीधा सीधा छाप किया जाना, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जस्टिस हो गया यहाँ पे। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। शॉर्ट नोट लिखना था इक्वालिटी बिफोर लॉ, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। उसके बाद है डिस्क्राइब द फ्रैटर्निटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सारी आसान आसान सी चीज़ें हैं, अगर आपने ध्यान से एक बारी नोट्स पढ़ लिया तो आराम से सब हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, एग्ज़ाम में कुछ भी टफ नहीं आता। ठीक है, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस तीनों प्रकार की मैंने आपको ऊपर पढ़ाई दी। लिबर्टी को एक्सप्लेन करना है, थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप एंड फंडामेंटल राइट, सारे ऐसे पॉइंट में छाप के आ जाना, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे पीडीएफ के अंदर भी लिंक एम्बेडेड मिल जाएगी, प्ले लिस्ट की लिंक है यहाँ पे आपको। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम and you can join our telegram channel for more updates, and you can also get notes and video lectures on telegram channel. So here we came to the end of this video. Thank you, have a nice day. If you have any suggestions, please leave it in the comment box.